हे एवरीवन, CUET 2022 प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हैं। उसके लिए हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये चैप्टर आपके जो कोर्स है उसमें था ही नहीं। तो हम थोड़ा सा पहले उसके टॉपिक्स को देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, फिर हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे एंड फिर विल बी ऑल सेट टू गिव CUET 2022। तो चैप्टर इकोसिस्टम चल रहा है और इकोसिस्टम चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको इकोसिस्टम का जो बेसिक्स होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया था। तो अब आज की वीडियो में बस आगे बढ़ते हैं और मेन जो कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो आज हम करेंगे डिकम्पोजिशन, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का सबसे पहला मेन कंपोनेंट प्रोडक्टिविटी समझा दिया था, जिसमें मैंने GPP एंड NPP आपको क्लियर कर दिया था। आज हम देखेंगे डिकम्पोजिशन कि मैंने आपको सिखाया था कि एक इकोसिस्टम में 4 चीज़ें ऑपरेट होंगी। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी की प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और उसके बाद में जो भी उनका प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से उसको प्रोडक्टिविटी को डिफाइन किया गया। एंड देन एनर्जी फ्लो होगा, देन यू विल हैव डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये सब चीज़ें होंगी। तो डिकम्पोजिशन देखते हैं कि अगर डिकम्पोजिशन करना हुआ तो कौन कौन होते हैं, क्या मतलब क्या क्या पॉइंट्स हैं जो डिकम्पोजिशन रिलेटेड हमें कवर करना है। ओके, सो सबसे पहले अर्थ फॉर्म हम जानते हैं, फार्मर्स फ्रेंड है, कोई नई बात नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही समझाया था कि ये चैप्टर का बेसिक्स ऑलरेडी आपका बना हुआ है, बस थोड़ा सा ब्रश अप करेंगे। कौन सा आप पहली बार सुन रहे हो डिकम्पोजिशन, बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है डिकम्पोजिशन? इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर फॉर्म्स। एंड अर्थफॉर्म वो काम करता है और ये सॉइल को लूज भी करता है ताकि एरेशन आराम से हवा उसमें जा सके, रूट्स वगैरह आराम से जा सके, रूट सांस ले सके अच्छे से, तो अल्टीमेटली रिजल्ट अच्छा रहेगा। तो डिकम्पोजर्स जो भी होती है तो खैर अर्थवॉर्म का है। बाकी डिकम्पोजर्स अपने मेन जो होते हैं वो बैक्टीरिया, फंगी, ये मेन ग्रुप है जो डिकम्पोजिशन करते हैं। तो दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या न्यूट्रिएंट्स, जो भी है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, है ना, इसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब जैसे कि किसका डिकम्पोजिशन होता है, तो डेड प्लांट जैसे कि लीव, बार्क, फ्लावर, जो भी डेड रिमेन्स होते हैं उसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं डेट्रिटस। जो भी ये डेड डीके मैटर होता है ना, उनका टेक्निकल टर्म है डेट्रिटस। सो द प्रोसेस ऑफ कॉम्पोजिशन, जो जी हमारे ये बैक्टीरिया एंड फंगी, मेन डिकम्पोजर्स हमारे कौन हैं? डिकम्पोजर्स जो ब्रेक करने को बोल रहे हैं, तो ये डिकम्पोजर्स हैं कौन? दे आर दी बैक्टीरिया एंड फंगी, दीज आर द मेन डिकम्पोजर्स। ठीक है, ये हमारे कौन है? डिकम्पोजर्स हैं, इसको मत भूलना। तो ये डेट्रिटस पे फीड करते हैं। कैसे काम करते हैं? तो बेसिकली ये इनके स्टेप्स हैं। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन जो होता है वो इन स्टेप्स में होते हैं। ये कोई बहुत इजीली हो जाने वाली चीज़ नहीं है, इसमें भी मतलब अच्छा खासा वो लगता है, क्या बोलते हैं, स्टेप्स लगते हैं। आप देखो यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन सब हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है। सबसे पहले देखो फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय डेट्रिटिवोर, जैसे कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं? जो डेड डीके मैटर है उनको मतलब जो अगर मान लो इतना बड़ा बॉल है, जैसे इतना बड़ा बॉल है तो उसको छोटा 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 ऐसे टुकड़ों में कर देता है। उसके बाद में वो जब अर्थवॉर्म जब ये काम करता है तो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। उसके बाद में जब वो ब्रेक डाउन हुआ तो उसमें जो भी वाटर और इनऑर्गेनिक है वो अंदर चला गया, लीच हो गया, यानी कि सीप करके अंदर चले जाना और वहाँ स्टोर हो जाना, दैट इज़ लीचिंग। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि अब बचे हुए पार्ट में बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम, अब जो बैक्टीरिया एंड फंगी जो मेन डेट्रिट वो हैं डिकम्पोजर्स है वो आते हैं, उनका बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम जो है वो डेट्रिटस जो बचा हुआ है उसको डिग्रेड करता है और ब्रेक डाउन करके, मतलब बैक्टीरिया एंड फंगी अपने एंजाइम्स बाहर रिलीज करते हैं। आप जानते हो ना डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? दे रिलीज एंजाइम्स। कैसे अपना ये लेते हैं? एंजाइम रिलीज करते हैं, फिर वो बाहर उन मैटर को ब्रेक डाउन करता है, फिर बैक्टीरिया एंड फंगी वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्रोकन मटेरियल।
तो ये वही हो रहा है, इनके एंजाइम्स उनको डिग्रेड करते हैं, फिर ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ये फाइनली अपना जो भी उनको चाहिए एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड देन इसी दौरान एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंसेस कॉल्ड ह्यूमस। तो एक न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है ह्यूमस, आप जानते हो ना प्लांट के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। तो अमॉर्फस सा सब्सटेंस होता है जो एक्यूमुलेट हो जाता है इन सब प्रोसेसेस में। ह्यूमस आपको जब सॉइल मिक्स भी करोगे ना पानी में, तो बिल्कुल ऊपर ऊपर का लेयर जो है वो ह्यूमस का लेयर आता है। और इन चारों प्रोसेसेस के बाद फाइनली डिकम्पोजिशन कंप्लीट होता है। सो इट्स नॉट कि डिकम्पोजिशन, खैर मैंने आपको क्या बताया था कि बेसिक्स आपको ऑलरेडी आता है, बस उसी में थोड़ा सा एडिशनल लेवल लेवल थोड़ा सा हाई करते हुए हमें समझना है। तो देखो अब डिकम्पोजिशन आज तक हम इतना ही जानते थे ना कि बेसिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेकडाउन होना और उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, ये डिकम्पोजिशन होता है। बस उसमें हमने ये 4 पॉइंट्स, फ्रैगमेंटेशन टुकड़ा होना, फिर टुकड़े में जो भी सब्सटेंसेस वो इन वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो भी है पानी के साथ वो सीप कर जाते हैं नीचे, और फिर बैक्टीरिया वगैरह अपने एंजाइम से कैटाबोलाइज करते हैं, और फिर ह्यूमिफिकेशन, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सॉइल में आ जाते हैं। ये मेन स्टेप्स हैं जो आपको पढ़ना रहेगा व्हेन यू आर स्टडिंग डिकम्पोजिशन। तो लेवल थोड़ा सा देख रहे हो, हालांकि समझने जैसा बच्चों कोई खास बहुत टफ चीज़ें नहीं है, बस ये है कि हाँ जब हम डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को ऐड कर लेंगे। अब ह्यूमस जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, देन दे अंडरगो डिकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट, and they being colloidal in nature it serves as reservoir for nutrients। मैंने आपको बताया कि एक तो सिंस स्लोली ब्रेकडाउन होता है, माइक्रोबियल एक्शन से बहुत रेजिस्टेंट होता है, और सबसे मेन न्यूट्रिएंट प्रोवाइडर है, इस वजह से ये बहुत फ़ायदेमंद होता है सॉइल के लिए। तो ये इसके 3 एडवांटेजेस हैं। अब ये लर्न करना आपका काम है बेटा, क्योंकि समझने जैसा तो कोई खास है नहीं, आप खुद ईजिली समझ सकते हो कि क्या फ़ायदे हैं। मेरा काम है बस ये बताना कि इसके ये फ़ायदे हैं, तो उस हिसाब से आप इसको प्रिपेयर कर लो। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, मिनरलाइजेशन। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रो एंड रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मिनरलाइजेशन यानी मिनरल्स का ऐड होना। ह्यूमस को जब फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो जो भी मिनरल्स रिलीज होते हैं दैट इज़ मिनरलाइजेशन। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हो गए ना, 1 2 3 4 एंड फाइनली 5। ये 5 पॉइंट्स मिला के आपका पूरा डिकम्पोजिशन कंप्लीट होता है। एंड अब डिकम्पोजिशन जो है उन पे किन किन चीज़ों का असर होता है, तो सबसे पहले इट इज़ लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Detritus rich in chitin and lignin has slow rate of decomposition। yes, क्योंकि chitin and lignin complex polysaccharides होते हैं, they are like very problematic, मतलब बहुत ही complex polysaccharides होते हैं, तो इनका breakdown जो है बहुत आसानी से नहीं हो सकता है, ये बहुत slowly breakdown होते हैं। आप chitin आपको फंगस में मिल जाएगा, lignin आपको कई सारे प्लांट सेल्स प्लांट के उसमें मिल जाएंगे, लिग्निफाइड जो सेल वॉल्स होती हैं तो वहाँ मिल जाएंगे आपको, प्लांट में होती हैं लिग्निन्स। देन डेट्रिटस रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर हैज़ फास्टर। अब इनका तो जो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन काइटिन लिग्निन वालों का बहुत स्लो होगा, और ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन। ठीक है, टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर तो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर डिकम्पोजिशन, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा, मॉइस्चर अच्छा खासा, तो डिकम्पोजिशन रेट फास्टर हो जाएगा, तो रेगुलेट हो जाएगा। यानी कि ये आ गया ना कि वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर डिकम्पोजिशन। जितना गर्म रहेगा, जितना मॉइस्ट रहेगा, ह्यूमिड रहेगा, उतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन तेज़ी में होगा। आप देखते हो गर्मियों में सब्जियां कितनी जल्दी ख़राब होती हैं, ह्यूमिड कंडीशन रहे एकदम ख़राब हो जाएगा। सब्जियां सुबह बनाओ और आफ्टरनून तक बिल्कुल स्पॉइल्ड कम्प्लीटली, तो ये होता है। और ठंड में देखो 2-2 दिन तक रह जाते हैं, क्योंकि उस समय ना वार्मथ होती है ना ह्यूमिडिटी होती है ज़्यादा, तो इट रिमेन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम।
नाउ लो टेम्परेचर ड्राइनेस एंड एनेरोबायोसिस इनहिबिट, लाइक टेम्परेचर कम हो, जैसे मैंने कहा ड्राइनेस यानी ह्यूमिडिटी कम हो, एनेरोबायोसिस यानी कि एनेरोबिक कंडीशंस अगर हो, ऑक्सीजन कम हो, तो भी डिकम्पोजिशन रेट अपने आप मतलब स्लो हो जाता है, ना के बराबर होता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं बच्चों जो डिकम्पोजिशन से रिलेटेड हैं, जो आपको याद करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी में ऐसे कोर वर्ड्स में ऐसे ये सब लिखे हुए हैं, तो उन्हीं की पॉइंट्स को उठा के हम आपको यहाँ बता रहे हैं। प्लीज़ नोट देम डाउन, अंडरस्टैंड, लर्न, क्योंकि देखो अंडरस्टैंडिंग वाइज कोई कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान से पॉइंट्स हैं, बट इतने आसान पॉइंट्स भी कभी कभार हमें याद नहीं रह जाते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपका एमसीक्यूज़ रहेंगे, तो यह है कि एक बार देख भी लोगे तो ध्यान रहेगा कि वार्मथ एंड मॉइस्ट कंडीशंस फेवर डिकम्पोजिशन, दिमाग में बैठ गया, हाँ तो ऐसा कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम टिक कर सकते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको समझ लो। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट कंपोनेंट इन इकोसिस्टम इज एनर्जी फ्लो, कि एनर्जी फ्लो कैसे होता है। तो इसके भी बस वही की पॉइंट्स हैं जो आपको देखना रहेगा कि एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्स फॉर एनर्जी फॉर इकोसिस्टम्स, ऑल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। यानी कि जितनी भी डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है उन सब में सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड बिल्कुल, क्योंकि जो सीज हैं, ओशंस हैं, इवन रिवर्स हैं जो बहुत डेप्थ तक है, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ तक सनलाइट नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो बिल्कुल डेप्थ वाले ऑर्गेनिज्म को तो पता ही नहीं है कि सनलाइट जैसी कोई चीज़ होती भी, आप मतलब विश्वास करोगे इस चीज़ का, ऐसा ही होता है दैट दे डोंट नो इवन कि सनलाइट जैसी कोई चीज़ होती भी है। नाउ less than 50% of incident solar radiation is photosynthetically active radiations, यानी कि PAR, यानी कि आपने वो देखा होगा ना, सनलाइट जो होती है, सनलाइट में आपको सबसे कम जो लो वेवलेंथ वाली होती है वो है यूवी रेज, देन आता है विजिबल लाइट, देन इट कम्स एज सनलाइट, विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड। तो ये सनलाइट के अलग अलग रेज है, ये बिल्कुल लो वेवलेंथ रेडिएशंस है। नाउ 400 to 700 नैनोमीटर वाला जो है ये विजिबल लाइट है, जिसको हम कहते हैं वेबक्योर, और ब्लू और रेड रीजन वाला जो है यहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये वाले जो होते हैं दैट इज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। तो अवेलेबल है, सारा नहीं होता, ये काम में आते नहीं है, ये काम में आते नहीं है, इसमें भी ये और ये, समझ गए अब। नाउ प्लांट कैप्चर 2 to 10% ऑफ PAR एंड दे यूज इन फोटोसिंथेसिस। तो अब देखो प्लांट भी पूरा सनलाइट नहीं लेते हैं, सिर्फ 2 से 10%, 2 से 10 यहाँ लिखा है, बट टेक्निकली कहा यह जाता है कि 1% ही लेते हैं काउंट में। एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये कोई नई बात है नहीं, ये आप सब जानते हो कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड। एंड एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। ये भी मैंने आपको डे 1 पे ही समझा दिया था कि एनर्जी फ्लो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पे जाता है और बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल होता है, बिल्कुल ऐसा नीचे की तरफ, इधर उधर दाएं बाएं कहीं नहीं जाता। एंड इट्स नॉट एब्सोल्यूट, ट्रांसफ़र जो है एनर्जी का एब्सोल्यूट भी नहीं होता, एंड स्पॉन्टेनियस अनलेस energy is degraded and it cannot be transferred. So when energy is transferred from one trophic level to another, lot of energy is lost in the form of heat to the environment. So only 10% of energy is transferred from one trophic level to another. मैं समझाती हूँ। देखो होता क्या है कि जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो सन का 1% लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल सन का 1% अगर मान लो 1000 जूल है सपोज, तो इसका सिर्फ 10% आगे जाएगा एंड 90% इज लॉस्ट एज हीट। अब आप देखो 10% तो आगे जाएगा एंड 90% इज लॉस्ट एज हीट, तो 1000 जूल है, इसका 10% कितना हो गया, कितना हुआ बच्चों, 100।
तो यानी कि अगला जो प्राइमरी कंज्यूमर आया, जो भी हर्बीवोर होगा, उसको कितना मिला? उसको मिला यहाँ पर आया 100 जूल, यहाँ पर अवेलेबल था 1000 जूल। तो इसका कितना मिला? आगे कितना गया? 10%। तो 10% से ये सिर्फ 100 जूल मिला इसको। फिर प्राइमरी कंज्यूमर के बाद अगला जो कंज्यूमर है वो है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इसको भी 10% ही मिला। तो 100 जूल का अब इसके पास कितना रहा? 10 जूल। और सेकेंडरी के बाद मान लो यहाँ पर एक और ले लेते हैं हम, टर्शरी कंज्यूमर। तो टर्शरी कंज्यूमर में वापस इसका 10% है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 जूल। अब आप देखो, तो एनर्जी ट्रांसफ़र का ये है प्रोसेस। तो जो भी वहाँ लिखा हुआ है वो आपको यही चीज़ समझाना चाह रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स हैं, इट इज़ ट्राइंग टू टेल यू दिस ओनली कि एनर्जी कभी एब्सोल्यूट नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस नहीं, ठीक है। और वो जो हम जानते हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जाता है, लेकिन काफ़ी सारा एनर्जी इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो मैंने समझाया। एंड 10% है, तो उसका मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। सो दिस इज़ 10%। ये जो है ये इसको ये कहा जाता है 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। आप यहाँ देखो कि यहाँ पर तो दिया हुआ है 10 लाख जूल ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट का 10 लाख जूल है, तो प्लांट में आया 1% इसका लिया, तो इट्स 10,000 जूल। एंड इसका 10% ये चलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ भी लिखा हुआ है, प्रोड्यूसर के पास 10,000 किलो कैलोरी है, तो 10% के हिसाब से 1,100 ऐसे चलेगा, ठीक है। और ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है जो हमेशा यूँ इस डायरेक्शन में जाएगा, कभी भी नीचे नहीं आएगा, कभी भी इधर उधर नहीं जाएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं फूड चेन। तो फूड चेन जो है, इट इज़ हम जानते हैं द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अप। यही होता है ना बच्चों, फूड चेन की एक ने खाया और फिर उसको किसी और ने खाया। सो फूड चेन, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अप, एक के बाद दूसरा ऐसा चलता रहता है। बस ये कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर इज ग्रेजिंग फूड चेन, इट एक्सटेंड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स थ्रू हर्बीवोर टू कार्निवोर, है ना। ग्रेजिंग फूड चेन यानी कि जो हम नॉर्मल फूड चेन पढ़ते हैं ना, ये वाला जो मैंने अभी बनाया था, ये वाला, दिस इज़ अ ग्रेजिंग फूड चेन, नॉर्मल बिल्कुल, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल होता है। एक होता है डेट्रिटस फूड चेन, ये डिफरेंट है, ये नया है। फूड चेन तो आपने पहले ही पढ़ा है, बट डेट्रिटस फूड चेन आपने नहीं पढ़ा होगा। तो इट बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेट्रिटस यानी जो सड़ी गली चीज़ों से ही शुरुआत ही उसका ओरिजिनल इज़ डेट्रिटस, क्योंकि ग्रेजिंग फूड चेन का तो प्रॉपर इज़ जो प्रोड्यूसर से शुरू होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इट पास थ्रू द डेट्रिटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म इन सॉइल टू ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन डेट्रिटस फीडर्स, यानी कि यहाँ पर जो ओरिजिनल मैटर है वो डेट्रिटस है। डेट्रिटस को के ऊपर कौन फीड कर रहा है? बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, फिर इनको जो भी फीड करे, तो ये डेट्रिटस फूड चेन हो गया। अंडरस्टूड? एन एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी इज मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो, यानी एक्वेटिक में डेट्रिटस कम, जीएफसी ऑपरेट करता है, लेकिन टेरेस्ट्रियल में डेट्रिटस फूड चेन बहुत ज़्यादा ऑपरेट होता है। एक्वेटिक में इट्स ग्रेजिंग, बट डेट्रिटस वाला जो है वो टेरेस्ट्रियल में ज़्यादा ऑपरेट होता है। एंड डिफरेंट फूड चेन्स आर नेचुरली इंटरकनेक्टेड, लाइक स्पेसिफिक हर्बीवोर ऑफ वन फूड चेन में सर्व एज कार्निवोर। मतलब देखो,
एक तो ये याद रखना कि डेट्रिटस फूड चेन एंड ग्रेजिंग फूड चेन भी कनेक्ट हो सकते हैं। क्यों कनेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि डेट्रिटस वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको फिर ग्रेजिंग फूड चेन वाले ऑर्गेनिज्म अगर खाते हैं तो कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो फूड चेन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि एक टाइम पे एक ग्रास को एक ही हर्बीवोर खा रहा है तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक टाइम पे एक ही हर्बीवोर उसको खा रहा हो। अलग अलग हर्बीवोर भी खाते हैं, तो एक टाइम पे बहुत सारी फूड चेन ऑपरेट होती रहती हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ दैट। तो इस चीज़ को हम फूड वेब कहते हैं। एक बार में एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे वो लोग खा रहे होते हैं, तो दैट बिकम्स फूड वेब। सो द ट्रॉफिक लेवल, तो वो फूड वेब कहलाता है। तो फूड चेन और फूड वेब ध्यान रखना, सिंगल फूड चेन ऑपरेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। देन कम्स योर ट्रॉफिक लेवल कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज हैविंग सेम सोर्स ऑफ एनर्जी और सिमिलर फूड हैबिट इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल इज व्हाट, ये वाला, दिस इज अ ट्रॉफिक लेवल। मतलब ये सब ट्रॉफिक लेवल्स हैं, देख रहे हो? प्राइमरी ये यूं चल रहा है, जाना इसको यूं वैसे से वो एक ही बात है, आप समझने की बात है। तो ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल, ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल है। अब हर ट्रॉफिक लेवल में आप समझ सकते हो कि कितना ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है, उस चीज़ को हम कहेंगे स्टैंडिंग क्रॉप। यानी स्टैंडिंग क्रॉप में एक सर्टन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर, इस दौरान कितने ग्रासेस अवेलेबल है, कितने एल्गी अवेलेबल है, कितने फाइटोप्लैंक्टन अवेलेबल है एट अ टाइम, दिस इज योर स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप यानी खड़ा हुआ गेहूं या मक्का, नो। स्टैंडिंग क्रॉप इज एट अ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक ट्रॉफिक लेवल पे कितने ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं, दैट इज योर स्टैंडिंग क्रॉप। एंड द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या नंबर। मतलब मेजर कैसे करोगे? तो या तो उनका वेट निकाल लो आप, मास के टर्म्स में मास निकाल लो, या फिर आप उनका नंबर काउंट कर लो कितने हैं। जैसे एट अ टाइम मान लो ह्यूमंस इन्वॉल्व है किसी ट्रॉफिक लेवल में, तो कितने ह्यूमंस इन्वॉल्व है तो काउंट कर लिया हमने। अब ग्रासेस है तो ग्रासेस को एक एक काउंट करना डिफिकल्ट होगा, तो हमने पर यूनिट एरिया बायोमास काउंट कर लिया, ऐसा। So the number of trophic level in a food chain is restricted by 10% flow of energy as less amount of energy. Yes, ये आपको यहाँ समझ आएगा। अब जैसे कि देखो ये प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंड, ये 4 ट्रॉफिक लेवल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आते आते एनर्जी सिर्फ 1 जूल रह गया। हद मार के एक और ट्रॉफिक लेवल यहाँ क्वार्टरनरी कंज्यूमर या फिर टॉप कार्निवोर का आएगा, जहाँ पर ये 0.1 जूल हो जाएगा आगे। अब एनर्जी बचती है क्या आगे के ट्रॉफिक लेवल के लिए? नहीं बचता है। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर फूड चेन में हद मार के 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स ही अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि 10% लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी जो है वो बचता ही नहीं है उसके आगे के ट्रॉफिक लेवल्स के लिए। सो दैट इज़ वाई अगर आपसे पूछा जाए वाई फूड चेन हैज़ ओनली 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल, तो आपको ये आंसर लिखना रहेगा, ठीक है। बाप रे, बहुत सारा हमने कर लिया अभी। तो अभी के लिए आई थिंक यू कीप इट टिल हियर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल कंप्लीट एवरीथिंग। फाइन, आई थिंक दैट शुड बी योर लास्ट वीडियो जहाँ पे हम ये चैप्टर बिल्कुल ओवर कर देंगे। तब तक के लिए ऑल टेक केयर चिल्ड्रन एंड गुड बाय टू यू। थैंक यू।